कल्पना करो, तुम एक ऐसी सच्चाई के दरवाजे पर खड़े हो जो तुम्हें अब तक कभी दिखाई नहीं दी। सब कुछ सामान्य लगता है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या वाकई मेरी ही गलती है, या कोई और है जो मुझे मेरी ही नजरों में छोटा बना रहा है? अगर वही इंसान जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े हो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा हो, तुम्हारी यादों को मिटा रहा हो, तुम्हें ही तुमसे छीन रहा हो। यही है गैसलाइटिंग, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल जहां तुम सच को पहचान नहीं पाते, जहां तुम खुद से ही डरने लगते हो, और जब तुम आवाज उठाते हो तो जवाब मिलता है, तुम पागल हो। इस किताब में छिपी है उस अंधेरे की कहानी जो किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे लिए घड़ी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि रिश्तों में प्यार के नाम पर कितनी चालाकी से भरोसे को हथियार बनाया जाता है? आज हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जिससे आंखें चुराना आसान है, पर नजरें मिलाना जरूरी। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, सवाल ये है, इसके पीछे कौन है? चैप्टर 1। इज इट मी और इज इट यू मेकिंग मी थिंक इट्स मी? कल्पना करो, तुम एक थकाने वाले दिन के बाद घर लौटते हो। जैसे ही तुम लिविंग रूम में आते हो, तुम्हारी नजर उस वेस पर पड़ती है जो अब जमीन पर टूटा हुआ है। तुम चौंक जाते हो। तुम्हें पूरी तरह याद है कि सुबह वो वेस शेल्फ पर सही सलामत रखा था। तुम अपने पार्टनर से पूछते हो, क्या तुमने ये वेस गिराया? वो एकदम शांत होकर कहता है, मैंने तो इसे छुआ भी नहीं। शायद तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, तुमने ही गिराया होगा। अब कंफ्यूजन शुरू होता है। क्या मैंने सच में गिरा दिया, या मेरी मेमोरी ही धोखा दे रही है? तुम्हें लगने लगता है कि शायद गलती तुमसे ही हुई है। यहीं से शुरू होता है गैसलाइटिंग। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सिचुएशंस, और हर बार तुम्हारे मन में एक नया डाउट भर दिया जाता है। धीरे धीरे तुम अपनी ही सोच पर शक करने लगते हो। एक और दिन तुम्हारी कीज गायब है। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने उन्हें किचन काउंटर पर रखा था, लेकिन जब तुम पूछते हो तो वही जवाब मिलता है, तुमने ही कहीं रख दी होंगी। तुम अक्सर चीजें भूल जाते हो। हर बार ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ जाता है, और बार बार ऐसा होते होते तुम क्वेश्चन करने लगते हो, क्या मैं सच में सब कुछ भूलने लगा हूं? गैसलाइटिंग मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार है। वो इतनी चालाकी से तुम्हारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है कि तुम धीरे धीरे अपनी परसेप्शन पर भरोसा खो बैठते हो। और फिर शुरू होता है सबसे खतरनाक पार्ट, सेल्फ डाउट। तुम सोचते हो कि शायद तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, शायद तुम्हारी इमोशंस ही ज्यादा हैं। गैसलाइटर यही चाहता है कि तुम अपनी सोच और फीलिंग्स को गलत मानने लगो। अब हर बात पर तुम्हें यही सुनने को मिलता है, तुम बहुत सेंसिटिव हो, या तुम बात को बहुत बड़ा बना देते हो। धीरे धीरे तुम खुद से दूर होने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समझ, तुम्हारी याददाश्त सब गड़बड़ है, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें कोई और जानबूझकर कंफ्यूजन में डाल रहा है। गैसलाइटिंग सिर्फ फैक्ट्स को नहीं बदलता, वो तुम्हारी पूरी रियलिटी को ट्विस्ट कर देता है। तुम्हारा माइंड, तुम्हारी फीलिंग्स, सबको कंट्रोल किया जाने लगता है। और जब तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, वहीं से वो इंसान जीतने लगता है। तो अगर तुम बार बार सोचते हो, क्या ये मेरी गलती है, क्या मैं ही सब कुछ गलत समझ रहा हूं, तो एक बार रुक कर सोचो, क्या सच में तुम गलत हो, या कोई तुम्हें ऐसा फील करवा रहा है? बिकॉज ट्रूथ इज, यू आर नॉट क्रेजी, यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। अब वक्त है अपनी आवाज सुनने का, अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने का, और उस इल्यूजन को तोड़ने का जो तुम्हारे आसपास रचा गया है। चैप्टर 2, लव बॉम्ब्ड, हूवर्ड, devalued and discarded, explores the cycle of idealization and devaluation in relationships with gaslighters. शुरुआत में सब कुछ परियों की कहानी जैसा लगता है। वो इंसान तुम्हारी हर बात में दिलचस्पी दिखाता है, हर पल तुम्हें खास महसूस कराता है।
हर मैसेज में दिल, हर मुलाकात में एक्साइटमेंट और हर बात में यही एहसास कि तुम उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। यही होता है पहला स्टेप, लव बॉम्बिंग। तुम सोचते हो शायद ये सच्चा प्यार है, शायद मुझे आखिरकार कोई ऐसा मिला है जो मुझे पूरी तरह समझता है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। गैसलाइटर तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां तुम इमोशनली डिपेंड हो जाओ। वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स और अटेंशन से इतना भर देता है कि तुम उसकी मौजूदगी के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हो। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब वही इंसान जो हर बात पर तुम्हें सर आंखों पर बिठाता था, तुम्हारी बातों को इग्नोर करने लगता है, तुम्हारे इमोशंस को इनवैलिड करता है, तुम्हारे सवालों का जवाब सार्कास्टिक हंसी में देता है। यहीं से शुरू होता है दूसरा फेज, डिवैल्यूएशन। तुम सोचते हो क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्यों अब वो पहले जैसा नहीं है? क्या मैं ही कुछ ज्यादा मांगने लगा हूं? और इसी बीच शुरू होता है इमोशनल रोलर कोस्टर। कभी एक्सट्रीम अफेक्शन तो कभी एक्सट्रीम कोल्डनेस। जब तुम इन बदलावों की वजह पूछते हो तो जवाब मिलता है तुम बहुत नीडी हो गए हो, मैं थोड़ा स्पेस चाहता हूं, या फिर तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हो ताकि सब पहले जैसा हो जाए, ताकि वो फिर से तुम्हें वैसे ही चाहे जैसे शुरुआत में चाहता था। और तभी आता है तीसरा फेज, डिस्कार्ड। वो इंसान अचानक तुमसे दूरी बना लेता है, बिना कोई प्रॉपर रीजन, बिना क्लोजर। तुम रह जाते हो अकेले, कंफ्यूज्ड और इमोशनली शैटर्ड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद जब तुम्हारा दिल थोड़ा संभलने लगता है, तभी वो फिर लौट आता है। एक स्वीट मैसेज, एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी, या कोई सडन अपॉलॉजी के साथ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, बट आई मिस यू। और तुम्हारा दिल फिर से पिघलने लगता है। इसे कहते हैं हूवरिंग। वो तुम्हें वापस खींच लाता है, उसी साइकिल में, उसी जाल में। लव बम, डिवेल्यू, डिस्कार्ड, हूवर, और फिर सब रिपीट। हर बार तुम सोचते हो इस बार शायद सच में वो बदल गया है, इस बार शायद चीजें बेहतर होंगी, लेकिन हर बार तुम और भी ज्यादा टूटते हो। ये साइकिल एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होती, ये इमोशनल मैनिपुलेशन होती है जहां तुम किसी की पपेट बन जाते हो। गैसलाइटर का एम सिर्फ कंट्रोल है, तुम्हें इमोशनली डिपेंड बनाना और फिर तुम्हारी वीकनेस को उसकी ताकत बना देना। तो अगर तुम किसी ऐसे रिश्ता में हो जहां शुरुआत ड्रीमी थी लेकिन अब सिर्फ डाउट और पेन है, तो सोचो क्या ये प्यार है या एक मानसिक फंसाव? क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हें टूटने नहीं देता, सच्चा प्यार तुम्हारी सेल्फ वर्थ को खत्म नहीं करता। और याद रखो, जो इंसान तुम्हें बार बार तोड़ता है वो तुम्हें जोड़ने नहीं आया, वो सिर्फ खेल खेल रहा है। चैप्टर 3, पैशनेट, कॉन्फिडेंट एंड आउट फॉर कंट्रोल, discusses how gaslighters appear charming and confident to gain control. शुरुआत में वो किसी मैग्नेट की तरह लगता है, इतना चार्मिंग, इतना कॉन्फिडेंट कि तुम उसकी बातें सुनते ही खींचते चले जाते हो। उसकी आंखों में एक स्पार्क होता है, उसकी बातों में ऐसा भरोसा कि तुम सोचो ये इंसान कुछ भी कर सकता है। वो पैशनेट है अपने गोल्स को लेकर, अपने ओपिनियंस को लेकर, और तुम्हें लेकर भी। तुम सोचते हो क्या किस्मत है मेरी, मुझे कोई ऐसा मिला है जो इतना स्पष्ट है, इतना सुनिश्चित है और मुझे इतनी गहराई से चाहता है। लेकिन यहीं से वो खेल शुरू होता है, एक ऐसा खेल जो बाहर से अट्रैक्शन लगता है लेकिन अंदर से एक इनविजिबल ट्रैप। गैसलाइटर जानता है कि खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, हर सेटिंग में, हर इंसान के सामने। वो दूसरों को इंप्रेस करने में मास्टर होता है। वो किसी भी कॉन्वर्जेशन को अपने फेवर में मोड़ सकता है। वो तुम्हारे सामने एक ऐसा वर्जन दिखाता है जो परफेक्ट लगता है, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें समझता है, सपोर्ट करता है और तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस डोमिनेशन में बदलने लगती है।
अब वो तुम्हारी चॉइसेस पर सवाल उठाता है। तुम्हें वो पहनना था। तुम ये डिसीजन खुद लोगे? तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। तुम्हें लगता है शायद वो बस मुझे बेहतर बनाना चाहता है। शायद यही तो केयर होती है, राइट? नहीं, यही कंट्रोल होता है। वो चाहता है कि तुम हर चीज के लिए उस पर डिपेंड करो, कि तुम सोचो अगर वो ना होता तो मैं क्या करता। वो तुम्हें गाइड नहीं कर रहा, वो तुम्हें शेप कर रहा है अपने हिसाब से। गैसलाइटर की कॉन्फिडेंस एक इल्यूजन है। वो तुम्हें बिलीव करवा देता है कि उसकी नजरों में जो सही है वही अल्टीमेट ट्रूथ है। और जब तुम कभी उसकी बात से डिसएग्री करते हो, वो एक काल्म स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें अभी समझ नहीं आया, लेकिन वन डे तुम मानोगे कि मैं सही था। वो तुम्हारे लॉजिक को डिसमिस करता है, बिना चीखे, बिना गुस्सा किए, बस अपने चार्म और काल्म कंट्रोल से। और यही सबसे ज्यादा स्केरी होता है, क्योंकि तुम उस पर गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि वो एग्रेसिव नहीं है, वो बस कॉन्फिडेंट है। धीरे धीरे तुम खुद को जस्टिफाई करते रहते हो, हर आर्ग्यूमेंट में खुद को रॉन्ग साबित करने लगते हो, बस इसलिए कि वो इतने स्ट्रांग तरीके से राइट लगता है। गैस लाइटर अपने चार्म का इस्तेमाल करता है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, और फिर उस ट्रस्ट का इस्तेमाल करता है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। तो अगर कोई इंसान शुरू में बेहद परफेक्ट लगे, बहुत ज्यादा अटेंशन दे, हर चीज में श्योर हो, और धीरे धीरे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को सटल तरीकों से कंट्रोल करने लगे, तो पॉज करो, सोचो, क्या ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है या एक एक्ट पावर हासिल करने का? क्योंकि जो इंसान सच में कॉन्फिडेंट होता है, वो तुम्हें डोमिनेट नहीं करता, वो तुम्हें एम्पावर करता है। और जो तुम्हें बदलने की कोशिश करता है, वो तुम्हारे लिए नहीं, अपने ईगो के लिए लड़ रहा है। चौथी कैप्टर, सैबोटियर्स, हैरसर्स, ऑफलोडर्स और थंडर स्टीलर्स। तुम ऑफिस में अपने काम में लगे हो, डेडलाइन पास है, प्रेशर हाई है, लेकिन तुम डिटरमाइंड हो। तुमने रात भर मेहनत की है एक प्रेजेंटेशन तैयार करने में जो सबको इंप्रेस कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग तुम कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हो, और तुम्हारा कॉलीग, वही जो कल कैजुअली पूछ रहा था तुम क्या कर रहे हो, ठीक वही आइडिया, ठीक वही वर्ड्स अपने माउथ से बोलता है, और सब क्लैप करने लगते हैं। तुम शॉक में हो। तुम सोचते हो, क्या ये सच में हो रहा है? क्या ये कोइंसिडेंस है, या फिर किसी ने तुमसे तुम ही का काम चुरा लिया? इन्हें कहते हैं थंडर स्टीलर्स। वो लोग जो स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं, लेकिन खुद मेहनत नहीं करना चाहते। वर्कप्लेस गैसलाइटिंग का ये सिर्फ एक चेहरा है। फिर आते हैं सैबोटर्स, वो लोग जो तुम्हारे काम में गड़बड़ी करने का सटल गेम खेलते हैं। तुमने क्लाइंट के लिए एक इंपॉर्टेंट फाइल बनाई, लेकिन लास्ट मोमेंट पर तुम्हारे सिस्टम से वो फाइल गायब है। तुम्हें ब्लेम किया जाता है केयरलेस होने का, और जब तुम डाउट करते हो किसी पर, तो जवाब मिलता है, अरे तुम हमेशा ज्यादा सोचते हो, कोई तुम्हारा काम क्यों बिगाड़ेगा? यहीं से शुरू होता है वो टॉक्सिक साइकिल, जहां हर सैबोटाज तुम्हारे सेल्फ डाउट में बदलता है। हैरेसर्स एक और लेवल पर खेलते हैं। वो तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, कभी जोक्स के नाम पर, कभी सार्केज्म में। और जब तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो तुम्हें ही ओवर सेंसिटिव कहकर टोन डाउन किया जाता है। रिलैक्स करो यार, इतना तो चलता है ऑफिस में। वो तुम्हारे डिस्कंफर्ट को जोक बना देते हैं, और स्लोली तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी। अब आते हैं ऑफलोडर्स, वो लोग जो अपना काम तुम्हारे सिर पर डाल देते हैं, और फिर क्रेडिट खुद ले जाते हैं। तुम इस रिपोर्ट में अच्छे हो, जरा हेल्प कर दो ना। तुम ये मेल ड्राफ्ट कर दो, तुम्हारा टोन क्लाइंट फ्रेंडली लगता है। तुम सोचते हो कि शायद ये टीम वर्क है, लेकिन हर बार सिर्फ तुम ही काम कर रहे हो। और जब टाइम आता है रिकॉग्निशन का, वो कहते हैं, हमने टीम एफर्ट से किया है। अब तुम्हारा मन कहता है प्रोटेस्ट करो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है
शायद यही प्रोफेशनल वर्ल्ड है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी आवाज धीरे धीरे दबने लगती है। वर्कप्लेस गैसलाइटिंग सबसे डेंजरस होती है क्योंकि ये एक पॉलिश्ड सरफेस के पीछे छिपी होती है। कोई चिल्लाता नहीं, कोई ओपनली अटैक नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम टूटते हो रोज, थोड़ा थोड़ा। ये लोग तुम्हारे काम पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारे एफर्ट्स को इनविजिबल बना देते हैं और तुम्हें कन्विंस करते हैं कि तुम ही प्रॉब्लम हो। लेकिन सच ये है, तुम सिर्फ एक टारगेट हो उस मैनिपुलेशन का जो सूट एंड टाई में छिपा है। तो अगर तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे आसपास कोई तुम्हारे आइडियाज चुरा रहा है, तुम्हारे काम को अंडरमाइन कर रहा है, या तुम्हें फील करवा रहा है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तो एक बार फिर से सोचो, क्या सच में तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो या कोई बड़ी चाल चल रहा है तुम्हें कंट्रोल करने की? बिकॉज समटाइम्स द बिगेस्ट विलेन्स डोंट रेज देयर वॉइस, दे जस्ट रेज डाउट्स इनसाइड योर माइंड। चैप्टर 5। तुम भी गैसलाइटिंग मामलों में यौन उत्पीड़न, हिंसा और घरेलू शोषण कभी कभी सबसे गहरे जख्म दिखाई नहीं देते क्योंकि वो शरीर पर नहीं, आत्मा पर होते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, एक रिश्ता जिसमें ट्रस्ट होता है, बिलोंगिंग होती है और शायद थोड़ा डर भी। वो डर जो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। पहली बार जब उसने चिल्लाया, तुमने सोचा शायद उसका मूड खराब है। जब पहली बार उसने हाथ पकड़ा जोर से, दर्द से, तुमने खुद से कहा शायद मैंने उसे हर्ट किया होगा। और जब पहली बार वो तुम्हें ब्लेम करने लगा, तुमने खुद से पूछ लिया, क्या सच में मेरी गलती है? यहीं से गैसलाइटिंग शुरू होती है। वो हर बार तुम्हें फील कराता है कि वायलेंस तुम्हारी वजह से हो रही है, कि उसके हाथ उठाने के पीछे रीजन तुम हो, कि अगर तुम थोड़े बेटर पार्टनर होते तो ऐसा कभी नहीं होता। और फिर आता है गिल्ट, शेम और साइलेंस। तुम किसी को बताने की हिम्मत करते हो और सामने से जवाब आता है, आर यू श्योर? शायद तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, या फिर मुझे तो वो इंसान बहुत स्वीट लगता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। यही होता है सबसे दर्दनाक हिस्सा। जब दुनिया उस इंसान का चेहरा देखती है जो चार्मिंग है, पोलाइट है, वेल मैनर्ड है, और तुम्हें ही झूठा, इमोशनल और अनस्टेबल समझती है, तुम अकेले पड़ जाते हो अपने सच के साथ। गैसलाइटिंग इन अब्यूज तुम्हें इस कदर तोड़ता है कि तुम्हें अपने ही मेमोरीज पर डाउट होने लगता है। क्या सच में उसने मुझे फोर्स किया था? क्या मैं मना कर रही थी या कंफ्यूज्ड थी? क्या मैंने ही उसे इनवाइट किया, अपने कपड़ों से, अपनी बातों से? और फिर सोसाइटी कहती है, तुम क्यों नहीं भागी? तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? तुमने इतना सब कुछ होने ही क्यों दिया? कोई ये नहीं पूछता, वो इंसान ऐसा कैसे कर पाया, बार बार बिना पकड़े जाने के? गैसलाइटर तुम्हारे ट्रॉमा को तुम पर ही थोप देता है और फिर सबको कन्विंस कर देता है कि तुम अनस्टेबल हो, ड्रामेटिक हो और अनरिलायबल हो। और इस पूरे समय वो सेफ रहता है क्योंकि उसका गेम है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो शायद सच में गलत हुआ है। तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा है, कोई दूसरा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम्हें कितना दर्द होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये चैप्टर कहता है, यू टू। हाँ, तुम्हारे साथ भी हुआ है। हाँ, तुम्हारा ट्रूथ वैलिड है। और हाँ, तुम्हें कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा दर्द रियल है, क्योंकि हर बार जब कोई अपने दर्द को पहचानता है और फिर बोलता है, "अ, उसकी आवाज एक और गैसलाइटर की ताकत कम कर देती है। और एक दिन ये आवाजें इतना तेज होंगी कि कोई भी उन्हें दबा नहीं पाएगा। चैप्टर 6, मैड फॉर पावर, एनालाइजेस गैसलाइटिंग इन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड सोशल मीडिया। कभी सोचा है, हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं, क्या वो सच में हमारी सोच है या किसी ने हमें वो सोचने पर मजबूर किया है? गैसलाइटिंग सिर्फ घर की चारदीवारी तक नहीं होती,
ये स्ट्रीट्स में है, स्क्रीन्स पर है और हर उस जगह है जहां पावर चलता है। पॉलिटिक्स में गैसलाइटिंग एक आर्ट है और पॉलिटिशियन वो आर्टिस्ट जो अपने वर्ड से तुम्हारी रियलिटी बदल देता है। जब कोई लीडर कहता है देश में सब ठीक है, जबकि बाहर लोग भूख, डर और कंफ्यूजन से जूझ रहे होते हैं, तब वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी परसेप्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। वो तुम्हें इतने जोर से बार बार एक ही चीज बोलता है कि एक दिन तुम खुद कहने लगते हो शायद सब ठीक है, शायद मुझ में ही प्रॉब्लम है जो मैं बार बार सवाल कर रहा हूं। और जब कोई जर्नलिस्ट या आम आदमी क्वेश्चन उठाता है तो उसे एंटी नेशनल, नेगेटिव थिंकर या अटेंशन सीकर कहा जाता है। ये है मास गैसलाइटिंग। एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना कि मेजोरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो अकेले खड़े हैं शायद वो ही गलत है। अब बात करें सोशल मीडिया की, जहां हर दिन एक न्यू नैरेटिव तैयार होता है। तुम्हें बताया जाता है ये ट्रेंड फॉलो करो वरना तुम आउटडेटेड हो, इस इन्फ्लुएंसर को एडमायर करो वरना तुम जेलस हो, इस कॉज के लिए बोलो वरना तुम इनसेंसिटिव हो। धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज खो जाती है। तुम लाइक्स और शेयर्स के हिसाब से सोचने लगते हो। सोसाइटी तुम्हारी सोच हाईजैक कर लेता है। और सबसे खतरनाक गैसलाइटिंग तब होती है जब कोई अथॉरिटी फिगर कहता है तुम्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए था, या ये तुम्हारा इमेजिनेशन है। चैप्टर 7, बेवर्ड मैन बिहाइंड कॉर्टीन। एक बंद कमरा है जहां सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी बातें करते हैं और एक जैसे डरते हैं। बाहर की दुनिया उन्हें खतरनाक लगती है, लेकिन अंदर का वो लीडर उन्हें सेफ महसूस कराता है। वो कहता है ओनली आई कैन सेव यू, और धीरे धीरे वो तुम्हारा भगवान बन जाता है। ये है गैसलाइटिंग का सबसे गहरा रूप, जहां तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारा मॉरल कंपस, तुम्हारी आइडेंटिटी सब किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। कल्ट्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स और बंद कम्युनिटीज अक्सर इसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से चलते हैं। शुरुआत में वो तुम्हें प्यार देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं, जो शायद तुम्हें कभी अपने परिवार या सोसाइटी से नहीं मिला। तुम्हें फील होता है फाइनली आई बिलोंग समवेयर, लेकिन फिर स्लोली रूल्स बदलने लगते हैं। तुम्हें बाहर वालों से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वही पहनना चाहिए जो हम कहें। तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारा ईगो है, उसे मार दो। और जब तुम सवाल उठाते हो तब वो तुम्हें फील कराते हैं कि तुम वीक हो, सिंफुल हो, अनवर्दी हो। तुम्हें हमारे लीडर पर ट्रस्ट नहीं है, ये सब तुम्हारी टेस्टिंग है, तुम फेल हो रहे हो। हर बार जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो, वो तुम्हें गिल्ट और फियर में डुबा देते हैं। दिस इज द मैन बिहाइंड द कर्टन, जो खुद कभी फ्रंट पर नहीं आता, लेकिन हर स्ट्रिंग को खींच रहा होता है। वो तुम्हारे हर एक्शन पर नजर रखता है। वो डिसाइड करता है कि तुम किससे बात करोगे, क्या सोचोगे, किससे प्यार करोगे और किससे नफरत। और धीरे धीरे तुम अपनी आवाज खो देते हो। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहता, क्योंकि अब तुम्हारी सोच उनकी बन चुकी होती है। गैसलाइटिंग यहां इतनी इंटेंस होती है कि तुम्हें लगता है अगर मैंने ग्रुप छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। बट द ट्रूथ इज they've made you afraid of your own freedom. एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज भी यही करती हैं। वो तुम्हारे डाउट्स को सिन बना देते हैं, तुम्हारे कंपैशन को वीकनेस और तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को बिट्रेयल। जब कोई ग्रुप कहे सिर्फ हम ही सही हैं और बाकी सब गलत, तो समझ लो तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो। द मैन बिहाइंड द कर्टन वो हीरो नहीं है, वो सिर्फ एक मास्टर मैनिपुलेटर है जो दूसरों की सोच चुराकर अपना एम्पायर खड़ा करता है। लेकिन सच ये है, कोई भी लीडर, कोई भी बिलीफ सिस्टम इतना सेक्रेड नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अपनी इंसानियत खोनी पड़े। गैस लाइटिंग तभी तक पावरफुल है जब तक तुम पर्दे के पीछे झांकने की हिम्मत नहीं करते। और जिस दिन तुम वो पर्दा हटा दोगे, तुम पाओगे कि जो खुद को भगवान कहता था
वो भी सिर्फ एक डरा हुआ इंसान था जो तुम्हारी आजादी से डरता था। चैप्टर 8, फैमिली मैटर्स। घर, वो जगह जहां हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होना चाहिए, जहां हम बिना डर के अपने जज्बात बांट सकें। लेकिन क्या हो अगर वही घर तुम्हारी सच्चाई को कुचलने लगे? गैस लाइटिंग हमेशा किसी पार्टनर या बॉस से नहीं आता। कभी कभी ये तुम्हारे सबसे करीब के लोगों से आता है। माँ, पिता, भाई, बहन, या कोई ऐसा जिसे तुमने हमेशा अपना माना। कभी कभी माँ कहती है, हमेशा तुम ही क्यों रोते हो, तुम्हें तो सब मिल ही जाता है। या फिर पिता चिल्लाते हैं, तुम्हारे पास सोचने की समझ नहीं है, तुम तो बस नाटक करते हो। धीरे धीरे तुम अपनी ही भावनाओं पर भरोसा करना छोड़ देते हो। तुम सोचते हो, शायद मैं ही ज्यादा सोचता हूं, शायद मैं ही गलत हूं। गैस लाइटिंग का सबसे खतरनाक रूप वही होता है जहां प्यार और कंट्रोल एक दूसरे में घुल जाते हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन हर शब्द, हर ताना, हर चुप्पी तुम्हारे भीतर एक आवाज को दबा देता है। तुम कभी किसी लायक नहीं बन सकते। देखो, तुम्हारे भाई ने क्या किया, और तुम हर बात में तुम ही विक्टिम बन जाते हो। और एक दिन तुम अपना बचाव करना छोड़ देते हो। तुम्हें वो वर्जन्स याद रहते हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाए। एक कंफ्यूज्ड, ओवर सेंसिटिव, इमेच्योर इंसान जो शायद सच में कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन सच्चाई ये है, तुमने कभी खुद को खोया नहीं था। तुम बस उस आवाज को दबा बैठे थे जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, तुम सही हो। गैसलाइटिंग परिवार में सबसे छुपा हुआ जहर है, क्योंकि वहां से निकलना आसान नहीं होता। वो लोग जो बचपन में तुम्हारे हीरो थे, जब वही विलेन बन जाए तो क्या तुम पहचान पाते हो? इस अध्याय में हम उसी अंधेरे को सामने लाते हैं जहां ब्लड रिलेशन और इमोशनल मैनिपुलेशन एक साथ चलते हैं, जहां तुम्हारा अपना ही तुम्हारा भरोसा सबसे पहले तोड़ता है। चैप्टर 9, विथ फ्रेनेमीज लाइक दीज। तुम्हारी सबसे करीबी दोस्ती, जिसे तुम कभी दुनिया की सबसे सच्ची और मजबूत समझते थे। तुम्हारे हर राज को जानने वाली, तुम्हारी हर खुशी और दर्द में शामिल होने वाली दोस्त। क्या कभी वो भी तुम्हारे लिए एक धोखा बन सकती है? यह चैप्टर उसी सच्चाई को सामने लाता है। जब तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी दुनिया में सबसे बड़ी गैसलाइटिंग का हिस्सा बन जाए। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है। वो दोस्त जो तुम्हारे साथ हर पल होती है, जो तुम्हारे जोक्स पर हंसती है, जो तुम्हारी जीत में खुश होती है और तुम्हारी हार में तुमसे ज्यादा दुखी। लेकिन फिर एक दिन तुम नोटिस करते हो, वो छोटे छोटे कमेंट्स जो वो करती है, वो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे चोट पहुंचाते हैं। तुम्हारा लुक थोड़ा ऑफ है, क्या हुआ? अरे, तुम्हें यह सही नहीं लगा? तुम तो इतनी सीरियस हो जाते हो। मुझे लगता है तुम्हारे रिलेशनशिप्स का ड्रामा थोड़ा ज्यादा है। और जब तुम पूछते हो, क्या कुछ गलत है, वो कहती है, नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन वो मजाक तुम्हारे अंदर धीरे धीरे डाउट पैदा करती है। क्या तुम्हें सच में ऐसे ही महसूस करना चाहिए? क्या तुम सच में सेंसिटिव हो? क्या तुम्हारी बातें इतनी बेकार हैं कि लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं? गैस लाइटिंग इन फ्रेंडशिप्स सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि तुम खुद को अकेला महसूस नहीं करते। तुम्हारे पास वो दोस्त है जो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम होती है, लेकिन वही दोस्त तुम्हारे सेल्फ डाउट और इनसिक्योरिटीज को पैदा कर रही होती है। हर बार जब तुम किसी सिचुएशन के बारे में चिंतित होते हो, वो तुम्हें बताती है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अरे, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम अपने इंट्यूशन को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। तुम सोचते हो, क्या सच में ये मेरी गलती है? क्या मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं थी? लेकिन एक दिन तुम देखोगे कि तुम अपनी जिंदगी में हर डिसीजन में उलझे हो। हर छोटी सी बात में तुम खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें यह महसूस करवा दिया है कि तुम गलत हो।
सबसे बड़ी बात, जब तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, तो वही दोस्त तुम्हें गिल्ट ट्रिप पर डाल देती है। तुम हमेशा ड्रामा करते हो, हम तो तुमसे सच बोल रहे थे। और तुम्हारा मन कहता है, क्या मैं सच में ड्रामा कर रहा हूं? गैसलाइटिंग इन फ्रेंडशिप्स बनाती है तुम्हें कमजोर। तुम उन बातें भूलने लगते हो जो कभी तुम्हारे लिए सही थीं, और तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट्स पर शक होने लगता है। तुम्हारे पास वो पर्सन है जो तुमसे कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा ही भला चाहती हूं। लेकिन वो वही इंसान है जो तुम्हारे माइंड में डाउट डालकर तुमसे अपनी कंट्रोल पावर बनाए रखता है। एक सही दोस्त कभी तुम्हारी फीलिंग्स को इनवैलिडेट नहीं करेगा। वो तुम्हारे दर्द को समझेगा, तुम्हारे डर को जानेगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जब वही दोस्त तुम्हें गलत महसूस कराए, तो समझो ये गैसलाइटिंग है और तुम्हें उससे दूर होना होगा। कभी भी किसी दोस्त से ज्यादा उनका बिहेवियर और इंटेंशंस पर फोकस करो, क्योंकि फ्रेंडशिप की ये टॉक्सिक फॉर्म तुमसे सिर्फ एक चीज छीनती है, तुम्हारा खुद पर विश्वास। चैप्टर 10, आपका पूर्व, आपके बच्चे, आपके पूर्व की नई पत्नी। आपकी नई पत्नी का पूर्व रिश्तों और नए पार्टनर्स के बीच फैलने लगती है। वो और भी दर्दनाक होता है। क्या आपने कभी सोचा है, किसी के पुराने रिश्ते, किसी के नए पार्टनर और आपके बच्चों के बीच गैसलाइटिंग कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है? शुरुआत होती है जब दो लोग अलग हो जाते हैं। कभी कभी आप में से एक इंसान ऐसा होता है जो पहले की तरह कंट्रोल करना चाहता है। आपका एक्स हमेशा आपको यह महसूस कराता है कि आप वो नहीं कर रहे जो बच्चों के लिए बेस्ट है। वो कहता है, तुम बच्चों के लिए कभी सही नहीं सोचते, तुमने ऐसा किया और अब बच्चे परेशानी में हैं। वो बच्चों को आपसे गलत बातें कहता है, उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करता है और फिर आपकी ही सच्चाई को झूठा बना देता है। तुमने मेरे साथ क्या किया था, अब वही बच्चों के साथ हो रहा है, तुम भी मेरे जैसे ही हो। उसका पर्पस क्लियर है। वो चाहता है कि आप गिल्ट में डूब जाएं ताकि वो अपना कंट्रोल बनाए रख सके। अब आ जाता है नया पार्टनर। कभी कभी ये नया स्पाउस भी गैसलाइटिंग का हिस्सा बन जाता है। वो अपने लिए अपनी जगह बनाता है और पुराने रिश्ते के प्रभाव को नकारता है। तुम्हारे एक्स का बिहेवियर कोई बड़ा डील नहीं है, लेकिन फिर वही नया स्पाउस बच्चों को या आपके एक्स को मैनिपुलेटिव तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तुम समझते हो, क्या ये आदमी सही है? क्या मैंने सब कुछ गलत किया है? कभी तो तुम सोचने लगते हो, क्या मैं गलत था और ये लोग सही हैं? अब बच्चों का रोल आ जाता है। वो आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, लेकिन उन्हें कंफ्यूज्ड किया जाता है। तुम्हारा माँ बाप के बीच क्या चल रहा है? क्या वो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं? क्या तुम्हारी माँ वाश पापा सच बोल रहे हैं? गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है, बच्चों को उलझा देना ताकि वो खुद अपनी सच्चाई को न पहचान सकें। और फिर आता है नए रिश्ते का ड्रामा। तुम्हारी नई शादी का एक्स भी गैसलाइटिंग का हिस्सा बन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पुराने रिश्ते के सामने तुम्हारे नए रिश्ते को कमजोर करने के लिए मुद्दा बनाता है। तुमसे पहले वाले ने कभी मुझसे ऐसा नहीं किया था, और तुम खुद से पूछते हो, क्या मेरे रिश्ते में सच में कोई कमी थी? फिर वो इमोशनल गेम्स शुरू हो जाते हैं। जो इंसान तुम्हें एक वक्त पर अपना सब कुछ लग रहा था, वो अब तुम्हें कंफ्यूजन, गिल्ट और हेल्पलेसनेस महसूस कराता है। ये पूरा चक्र होता है गैसलाइटिंग का। जब सारे लोग अपनी अपनी कहानी से तुमसे मैनिपुलेशन करते हैं और तुम्हारी सच्चाई को तुमसे छीन लेते हैं, तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हें समझा नहीं जाता और तुम्हारा हर फैसला गलत है। लेकिन यही वो वक्त है जब तुमको अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हें यह समझना होगा कि गैसलाइटिंग कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम अपने अधिकारों को खड़ा नहीं करते। तुम अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतर चाहते हो, और वो किसी भी टॉक्सिक नैरेटिव से कहीं बेहतर है जो तुम्हारे एक्स या उनके पार्टनर तुम्हारे खिलाफ बना रहे हैं।
अपने बच्चों से सही बातें शेयर करो, अपने आप से सवाल करो और अपनी अपनी सच्चाई को स्वीकार करो। तुम जो डिसीजन लोगे वही सही होगा और जो तुम फील करते हो वही सही है। कभी भी अपनी इंटीग्रिटी से समझौता मत करना, क्योंकि गैस लाइटिंग केवल तब तक काम करता है जब तक तुम अपनी ओन ट्रूथ को पहचानते नहीं। कल्पना करो, तुम एक ऐसी सच्चाई के दरवाजे पर खड़े हो जो तुम्हें अब तक कभी दिखाई नहीं दी। सब कुछ सामान्य लगता है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या वाकई मेरी ही गलती है या कोई और है जो मुझे मेरी ही नजरों में छोटा बना रहा है? अगर वही इंसान जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े हो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा हो, तुम्हारी यादों को मिटा रहा हो, तुम्हें ही तुमसे छीन रहा हो। यही है गैसलाइटिंग, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल जहां तुम सच को पहचान नहीं पाते, जहां तुम खुद से ही डरने लगते हो और जब तुम आवाज उठाते हो तो जवाब मिलता है, तुम पागल हो। इस किताब में छिपी है उस अंधेरे की कहानी जो किसी अजनबी ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे लिए घड़ी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि रिश्तों में प्यार के नाम पर कितनी चालाकी से भरोसे को हथियार बनाया जाता है? आज हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे जिससे आंखें चुराना आसान है पर नजरें मिलाना जरूरी। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि यह सब क्यों हो रहा है, सवाल यह है इसके पीछे कौन है।